हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 17 और 18 जुलाई की करंट अफेयर्स की, जो कि आज हमारी द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर होने वाली है। आज के जो हमारी टॉपिक पर बात करने वाले विशेषाधिकार का उल्लंघन नोटिस दिया गया है। अब विशेषाधिकार का जो उल्लंघन नोटिस है संसद में ही होता है, आपको पता है। तो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल से बात करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। तो इसको आज आप वीडियो को देख लोगे ना, तो आज के बाद आपको विशेषाधिकार को देखने की नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशालगढ़ का किला के बारे में समझेंगे और ये चर्चा में आ चुका है। पीले पैरों वाला बटन कैल क्या है? अब पीले पैरों वाला बटन कैल है, इतना चर्चा में है, ट्रेंडिंग में है कि इसके बारे में एक क्वेश्चन बन ही सकता है। इसको देखेंगे। यूके मतलब कि ब्रिटेन और भारत युवा पेशेवर योजना की शुरुआत की गई है। ब्रिटेन और भारत में युवा पेशेवर योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें किसको लाभ हो सकता है, किसको हानि हो सकता है, कौन जा सकता है, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, इसको समझेंगे। इंदौर ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किसके बारे में रिकॉर्ड बनाया है इसको समझ लेंगे। अन्य खबरों के माध्यम से हमारी 3 करंट अफेयर्स होंगी और उनको भी हम देख लेंगे। तो टोटल आज हमारी यहाँ पर लगभग 8 से 9 करंट अफेयर्स होने वाली है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लिंक से भी डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर लिंक से नहीं करना हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो नट लर्निंग ऐप, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो ऐप से कर लेना या फिर टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हो। तो आज हम पहले करंट अफेयर्स का शुभारंभ करते हैं, विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस। अब जो विशेषाधिकार है उस पर उल्लंघन का नोटिस दिया गया है, किसको दिया गया है तो हम समझते हैं। तो चर्चा में है कि मुख्य विपक्षी दल ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस प्रस्तुत किया है। अब बात का मामला ये है कि विपक्षी दल है और उनके पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। उसके खिलाफ में प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। अब इससे होगा क्या, इसको समझते हैं। तो विशेषाधिकार उल्लंघन क्या है और इसका परिचय क्या है, इसको समझते हैं। जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सदस्य की विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति का, तीनों शब्द ध्यान रखना है, विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सदन की सामूहिक क्षमता में हो, तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है और तथा संसद के द्वारा उसे दंडनीय माना जाता है या दंडनीय होता है। तो विशेषाधिकार एक ध्यान रखना है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति या अधिकारी के सामने विशेषाधिकार, अधिकार, उन्मुक्ति का अगर उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है या व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, तो उस पर विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में सदन को द्वारा दंडित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सदन के प्राधिकार और गरिमा का अनादर करने वाली कोई भी कार्रवाई, जैसे कि उसके आदेश की अनदेखी करना, उसके सदस्यों, समितियों और उसके अधिकारियों का अपमान करना, ये भी विशेषाधिकार के उल्लंघन में आता है। तो सदन के अगर प्राधिकार और गरिमा का अगर अनादर करते हो आप, तो उसमें भी कार्रवाई की जा सकती है, उसमें भी आपको विशेषाधिकार उल्लंघन माना जाएगा। कोई समिति है, कोई समिति बनी है, उसके सदस्यों के विरुद्ध, उसके अधिकारियों के विरुद्ध भी अगर कोई अपमान करना होगा, तब भी आपको विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला सामने लग जाएगा। अब सदन की जो अवमानना है उस बनाम औचित्य के मुद्दे क्या है उसको समझें। सदन की अवमानना के बारे में समझें। इसे सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संसद की किसी भी सदस्य या सदन को उसके कर्तव्य या कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सदन की अवमानना उसे कहा जाता है जो सदन के किसी भी सदस्य या सदन को उसके कर्तव्यों या कार्यों हो, जो कार्य है उसके, उस कार्य को करने में बाधा डालता है, तब सदन की अवमानना के रूप में माना जाएगा। औचित्य के बिंदु क्या है? तो संसद और उसके सदस्यों को विशिष्ट प्रथाओं तथा परंपराओं का पालन करना चाहिए एवं इनके उल्लंघन करना अनुचित माना जाता है। तो औचित्य के बिंदु ये हैं कि जो भी सदस्य हैं संसद के, उनको प्रथाओं का पालन करना होगा, और अगर वो पालन नहीं करते तो उनको अनुचित माना जाएगा और उल्लंघन माना जाएगा, ध्यान रखना है। अब संसद के दंड देने की शक्ति। अब संसद अगर दंड देगी तो क्या दंड किसको मिलेगा, कैसे दंड होगा, इसको समझते हैं। संसद के दंड देने की शक्ति की बात करें, संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक है। मतलब कि संसद में 2 सदन है, कौन कौन से? एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और दोनों ही सदन अपने अपने सदन पर विशेषाधिकारों के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते हैं। भारत में न्यायालयों ने माना है कि संसद का सदन या राज्य विधानमंडल, अब राज्यों संबंधित, क्योंकि वहां पर भी
राज्य विधानमंडल होता है। तो संसद का सदन ये राज्य विधानमंडल किस विशेष मामले में सदन की विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकारी है। कौन है, ध्यान रखिएगा, संसद का सदन या राज्य विधानमंडल में ध्यान रखना है। सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फटकार लगाई जाती है या चेतावनी दे दी जाती है या निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास से दंडित भी कर सकता है। ध्यान रखना है, संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन पर या फिर सदन की अवमानना पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को चिल्ला दिया जाता है, फटकार दी जाती है या चेतावनी जारी की जाती है या फिर किसी अनिर्दिष्ट अवधि के लिए भी कारावास से दंडित भी किया जा सकता है। संसद में इतनी शक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सदन के अपने सदस्यों को दो अन्य तरीकों से भी दंडित कर सकता है, अर्थात सेवा से निलंबित कर दे या फिर सेवा से निष्कासन कर दे। ध्यान रखिएगा, तो संसद क्या करते हैं, अपने सदस्यों को दो तरीके से भी दंडित कर देता है। हालांकि सदस्य के द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की स्थिति में सदन आमतौर पर अपनी गरिमा के हित में मामले को आगे बढ़ाने से बचता है, क्योंकि देखो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदन अपने अपने लेवल पर, हर इंसान अपने लेवल पर गरिमा बचाता है, अपनी व्यक्तिगत गरिमा को बचाता है। उस व्यक्तिगत गरिमा को बचाने के लिए क्या करता है, दोनों ही सदन आगे जो मामले की कार्रवाई है उससे बचते हैं। अगर माफी मांग लिया तो बच जाते हैं, ऐसा भी होता है। इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि समझते हैं। विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम जो है वो 187 से लेकर 203 में निर्धारित किए गए। कहां पर, राज्यसभा के सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न सभापति की सहमति से प्राप्त करने के बाद ही उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया और आपने उठा दिया, विशेषाधिकार का उल्लंघन हो गया है मेरा या विशेषाधिकार की अवमानना हो गई, ऐसा नहीं है। सदन की जब सभापति की सहमति होगी उसके बाद ही ऐसा प्रश्न को उठाया जाता है। यह प्रश्न है कि क्या कोई मामला वास्तव में विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना है, या इसका पूरा निर्णय पूरी सदन से सदन को करना होता है। ऐसा नहीं है किसी एक इंसान ने उठाया और उसका फाइनल हो गया, ऐसा नहीं होता है। विशेषाधिकार का उल्लंघन का मामला देखा जाता है, क्या सदन की अवमानना हुई है, विशेषाधिकार हुआ है कि नहीं हुआ है, अवमानना हुई है नहीं है, तब इसका निर्णय पूरी सदन तय करती है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। किसी अन्य सदन के सदस्य के द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन अगर हो जाए तो क्या होता है, तो विशेषाधिकार की समितियों की संयुक्त रिपोर्ट 1954 की अनुसार जब सदन के कार्मिकों से संबंधित विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा या राज्यसभा में उठाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा के कौन है, अध्यक्ष होता है, राज्यसभा कौन होते हैं, सभापति होते हैं, तब पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित करता है, मतलब भेज देता है। सदन इसे अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखता है तथा जांच की कार्रवाई के बारे में भी रिपोर्ट को देता है। तो जांच करता है और उसकी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देता है। तो यहां पर जो हमने यहाँ बात की है, जो संसद की विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस मिला है किसको, प्रधानमंत्री को, तो हालांकि ये उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, थोड़ी सी क्या होता है, चुनावी मुद्दा भी होता है, लेकिन अब जो मामला सामने आया था इस पर एक पूरी करंट अफेयर सीरीज थी और द हिंदू में आया था, तो इस पे हमने डिटेल से बात की है, हर चीज आपको बताई है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, विशालगढ़ का किला। अब विशालगढ़ के किला की बात करेंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नाम है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, हमारी 1000 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए, क्योंकि हमारी 4 वीडियो आ रही है 1000 क्वेश्चन से। कौन कौन सी आ रही हैं, तो ज्योग्राफी की आ चुकी है। अब इसके बाद हमारी हिस्ट्री की आएगी, हिस्ट्री के बाद अगर बात की जाए तो फिर पॉलिटी की आएगी, और पॉलिटी के बाद अगर बात की जाए तो साइंस की आएगी। किसकी, साइंस की आएगी। तो इस तरीके से हमारी प्रत्येक सीरीज 1000 क्वेश्चन की आ रही है। तो अभी जाइएगा इस सीरीज को भी आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री की आ जाएगी। विशालगढ़ के किले की बात करें तो विशालगढ़ का जो किला है उसमें अतिक्रमण विरोधी अभियान ने एक भयानक मोड़ ले लिया है। क्या ले लिया है, जब उपद्रवियों ने हिंसा का सहारा लिया, जो उपद्रव करने वाले व्यक्ति हैं उनने हिंसा का सहारा ले लिया है, स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट की और किले के परिसर में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया हुआ है। अब विशालगढ़ का किला लेकिन है कहाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया। अब विशालगढ़ के किला के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह सबसे इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के कहां पर है, कोल्हापुर जिले में है। विशालगढ़ गांव में स्थित एक प्राचीन किला है। इसे स्थानीय लोगों द्वारा खेलना और खिलना भी कहा जाता है। इस विशालगढ़ के किले को स्थानीय जो लोग हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, उनको खेलना या
खिलना भी इस किले को वो कहते हैं। यह मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण किलों में से एक है। क्या है? मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण किलों में से एक है ये। अगर हम इसके इतिहास के समझें तो 1058 में सिलाहार राजा मारसिंह ने बनवाया था और शुरू में खिलगिल के नाम से भी इसको जाना जाता था। 1209 में देवगिरी के सेवना यादवों ने तत्कालीन राजा सिलहारों को हराया और किले पर कब्जा कर लिया। तो 1058 में सिलहार राजा ने बनवाया था, लेकिन 1209 में देवगिरी से उना यादवों ने इसको जीत लिया था और किले पर कब्जा कर लिया था। 1309 में लगभग 100 साल के बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के सेवना यादवों के राजा रामचंद्र को हराया और जल्द ही किला खिलजी वंश के अधिकार में भी चला गया। तो ये इंपोर्टेंट है। बाद में यह किला विजयनगर साम्राज्य और फिर आदिलशाही राजवंश के शासन के अधीन रहा। तो इस पर देखोगे आप, अलग अलग राजवंशों का शासन है। जैसे पहले सिलहार का शासन था, फिर यादवों का शासन हुआ, फिर खिलजी का शासन हुआ, फिर विजयनगर साम्राज्य का शासन हुआ, फिर आदिलशाही राजवंश का शासन हुआ, फिर लास्ट में 1659 में शिवाजी ने आदिलशाही से इस किले पर कब्जा कर लिया था और किले का नाम बदलकर विशालगढ़ रख दिया था और इसका अर्थ होता है भव्य एवं विशाल किला। या रखे कब? 1659 में। विशालगढ़ को मराठा साम्राज्य के समय में कोल्हापुर और रत्नागिरी जिलों के 90 शहरों और गांव वाले एक बड़े क्षेत्र की राजधानी के रूप में भी बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, 1600 के आसपास शिवाजी ने इसको जीत लिया था। इस किले की विशेषताओं की बात करें तो यह संरचना 1130 मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। इस किले में हजरत सैयद मलिक रेहान मीरा साहिब की प्रसिद्ध दरगाह भी है। इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक वहां मौजूद आते भी हैं। परिसर के अंदर कुछ मंदिर भी हैं, जैसे अमृतेश्वर मंदिर है, श्री नरसिंह मंदिर है और सती का वृंदावन मंदिर है। किले में फुलाजी प्रभु देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे को समर्पित कब्रें भी यहाँ बनी हुई हैं और शिवाजी छत्रपति महाराज के अधीन सेवा में रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। तो यहाँ पर विशालगढ़ के किले की हमने बात की है। आज की हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं पीले पैरों वाला बटन क्रेन। अब पीले पैरों वाला जो बटन क्रेन है, इसके पैर देख सकते हो पीले रंग के हैं, वैसे तो इसकी चोंच भी पीली है ना। समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में एक मायावी या असामान्य प्रजनन वाला प्रवासी पक्षी पीले पैरों वाला बटन क्रेल पक्षी अहमदाबाद शहर के बोपल गुमा में शहरी क्षेत्रों में देखा गया है। तो अहमदाबाद बोले तो गुजरात राज्य में इसको देखा गया था। अब मायावी असामान्य प्रजनन वाला क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझते हैं। तो इसको समझेंगे क्यों कह रहे हैं। तो पीले पैरों वाले बटन क्रेल के बारे में समझें तो एक छोटी पक्षी की प्रजाति है। कैसी? एक छोटी पक्षी की प्रजाति है जो कि टर्निसिडे परिवार से संबंधित है। अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टर्निक्स टैंकी, क्या टर्निक्स टैंकी इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम वितरण की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो यह प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप के और पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न प्रकार के आवास की मूल निवासी है और स्थानीय वातावरण की है अनुकूल रूप से पाई जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानों की मूल निवासी है। इसकी दो उप प्रजातियां भी हैं जो कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टीटी टैंकी और म्यांमार, इंडोचीन पूर्वी चीन में टीटी ब्लैन फोल्टी के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी दो उप प्रजातियां भी हैं, जो दो उप प्रजातियां भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और दूसरी म्यांमार, इंडोचीन और पूर्वी चीन में टीटी ब्लैन फोल्टी, और जो भारत के आसपास पाई जाती है वो टीटी कैंटी कहते हैं। यह कोरिया प्रायद्वीप और दक्षिण पूर्व रूस के कुछ हिस्सों में भी प्रवास करते हैं। तो जो कोरिया प्रायद्वीप है वहां पर और दक्षिण पूर्व रूस में भी कुछ हिस्सों में ये प्रवास करते हैं। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी लंबाई लगभग 16 से 18 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन 50 से 60 ग्राम होता है। मादा पक्षी नर पक्षी से बड़ी होती है। इस प्रजाति का जो आकार होता है मोटा और गोल होता है, जिसमें कुछ हद तक सुगठित और गठीला दिखाई देता है। इनका जो शरीर है भूरे रंग का, ग्रे रंग का और काले रंगों से रहित जीवंत रंगों के संयोजन से बना होता है, ढका होता है। इसके प्राकृतिक आवास के जो भीतर छलावरण में सहायता करते हैं। तो इनका जो प्राकृतिक आवास होता है वो भीतर से छलावरण, मतलब कि इधर से उधर, उधर से इधर ये देखने मिलते हैं। तो ये भूरे, ग्रे और काले रंग के देखने को मिलते हैं। अन्य विशेषताओं की बात करें तो ऊपरी जो शरीर पर पंख है मुख्य रूप से जटिल प्रतिरूप का निर्माण करते हैं और भूरे रंग के होते हैं, जबकि निचले हिस्से के हल्के रंग के होते हैं। अक्सर ग्रे और सफेद रंगों का मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे खास विशेषताओं में से एक है इनके चमकीले पैर,
ध्यान रखना है। चमकीले पीले पैर इनकी खास विशेषता है और इसका जो आधार होता है, इसके आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। जमीन पर रहने वाला यह पक्षी आमतौर पर खतरे का सामना करने पर उड़ने की बजाय भागना ज्यादा पसंद करता है। ध्यान रखने का कि जमीन पर रहने वाला पक्षी है, उड़ता कम है और भागता ज्यादा है। अगर हम बात करें आयुषीएन की, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आयुषीएन की किस लिस्ट में है, तो इसको निम्न चिंतनीय लीस्ट कंसर्न में, कौन सा लीस्ट कंसर्न में इसको डाला गया है, तो लिस्ट कम चिंतनीय में इसको रेड लिस्ट में डाला गया आयुषीएन की रेड डाटा बुक में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूके भारत युवा पेशेवर योजना। तो वीजा एप्लीकेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए आप इस पे युवा पेशेवर पर अप्लाई कर सकते हो। अब क्या है इसको समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आप हमारे किसी भी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो। तो यूके और भारत में युवा पेशेवर योजना की बात करें तो यूके के गृह मंत्रालय ने इंडिया युवा पेशेवर योजना के तहत 2024 के दूसरे और अंतिम मतदान के विवरण का खुलासा किया है। अब खुलासा किया है तो किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसी से संबंधित है कि युवा पेशेवर योजना, इसे मई 2021 में हस्ताक्षरित कर भारत यूके के प्रवासन और गतिशीलता समझौते के ज्ञापन के रूप में इसको प्रकल्पित किया गया था। इसकी घोषणा नवंबर में बाली में G20 हुआ था, उस शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से फरवरी 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। किसको, युवा पेशेवर योजना को। 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 वर्ष के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति यह योजना देती है, जिसके माध्यम से वीजा में भी छूट मिलती है। ध्यान रखना है, 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक होते हैं नागरिक, उनको 2 वर्ष के लिए एक दूसरे के देशों में रहने के लिए और काम करने की अनुमति यहाँ पर दी जाती है। यह योजना भारत को इस योजना से लाभान्वित होने वाला पहला वीजा राष्ट्रीय देश बनाती है। भारत युवा पेशेवर योजना की विशेषताओं की बात करें तो 18 से 30 वर्ष की आयु के जो भारतीय नागरिक हैं उनको 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने और कार्य करने की अनुमति देता है। जो उम्मीदवार हैं उनके वीजा के वैध रहने तक किसी भी समय ब्रिटेन में प्रवेश करने और प्रवास के दौरान कभी भी वापस आने और जाने में भी सक्षम बनाता है। तो युवा पेशेवर जो योजना है वो यूके, ब्रिटेन और भारत की बहुत ही प्रमुख योजना है। इसके बारे में एक अवश्य क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। भारत युवा पेशेवर योजना वीजा के पात्र होने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति के पास स्नातक की डिग्री या उससे अधिक की डिग्री, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, व्यक्ति के पास 2530 पाउंड की बचत धन राशि होनी चाहिए, व्यक्ति के पास 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो आपके साथ रहता हो, या व्यक्ति जिसका आर्थिक रूप से समर्थन कर रहे हो। तो इतनी जो पात्रता की शर्तें हैं, अगर ये पात्रता आप पास कर लेते हो तो आप वीजा पा सकते हो। युवा पेशेवर योजना के तहत आप ब्रिटेन जा सकते हो, 2 साल तक रहने आने जाने किसी भी चीज के लिए आप वहां पे फ्री हो। तो ध्यान रखिएगा, युवा पेशेवर योजना वीजा के आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को भारत युवा पेशेवर योजना में मतपत्र चुना जाना चाहिए, मतलब मतपत्र होता है उसके माध्यम से चुना जाना चाहिए। यदि व्यक्ति पहले से ही इस योजना या युवा गतिशील योजना का लाभ ले चुका है, तो यूके में रह चुका है, तो व्यक्ति का वो आवेदन नहीं कर सकता है, उसका आवेदन रद्द हो जाएगा। मतलब कि ऑलरेडी अगर वो युवा गतिशीलता योजना या युवा पेशेवर योजना का आवेदन कर चुका है, लाभ ले चुका है, तो उसको दोबारा से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आवेदक को वीजा जारी किया जाता है तो उसे वीजा जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर ब्रिटेन में प्रवेश करना होगा। ध्यान रखना, अगर उसको एक बार वीजा दे दिया जाता है तो उस तारीख से लेकर 6 महीने की तारीख के अंदर, 6 मंथ की तारीख के अंदर उसको क्या करना होगा, ब्रिटेन में प्रवेश करना होगा। अगर वो ब्रिटेन प्रवेश नहीं करता है तो उसको वीजा रद्द किया जा सकता है। ब्रिटेन में प्रवेश के बाद आवेदक निम्न कार्य कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। ब्रिटेन में संवेदनशील विषयों में स्नातकोत्तर, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर शोध जैसी कुछ डिग्रियां कार्यक्रमों के लिए या पाठ्यक्रम या शोध करने के पहले अकादमिक प्रौद्योगिकी अनुमोदन योजना से उसको एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र मिल जाता है और वह आवेदन भी कर सकता है। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, शोध कर सकता है, पाठ्यक्रम और उस पर शोध कर सकता है, अकादमिक टेक्नोलॉजी पर कर सकता है, और इस सब योजनाओं के लिए उसको आवेदन करना होता है, प्रमाण पत्र भी लेना होता है। अधिकांश नौकरियों में भी वह कार्य कर सकता है, जो वहां पर जॉब्स हैं उन जॉब्स में भी वह इस योजना के तहत कार्य कर सकता है।
ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थी, युवा पेशेवर योजना भारत और ब्रिटेन की थी। इंदौर ने एक दिन में पौधे लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। अब कितने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसको हम समझ लेते हैं। और ये कौन है? ये है मोहन यादव जी। कौन है? मोहन यादव जी हैं। और ये कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है। कहां के? मध्य प्रदेश की ये चीफ मिनिस्टर है, सीएम मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो चर्चा हम बात करें इंदौर में 24 घंटे में कितना, इंदौर में ध्यान रखिएगा, अगर इंदौर में भी आए तो इंदौर, मध्य प्रदेश में भी नाम पूछा जाए तो इंदौर शहर में 24 घंटे में, मतलब कि एक दिन में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ये पौधे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाए हैं। क्या अभियान है? एक पेड़ मां के नाम। ध्यान रखना है, इस अभियान का नाम एक पेड़ मां के नाम लगाए गए हैं। इस अभियान के दौरान इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए गए हैं। कितना? 51 लाख। इससे पहले 24 घंटे में एक टीम के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी की बात किया तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में असम सरकार ने भी वन विभाग के पास भेजा था, उनका भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। असम सरकार ने, वन विभाग ने 13 से 14 सितंबर 2023 को उदलगिरी में 24 घंटे में 9,21,730 पौधे लगाए थे। ध्यान रखना है, कितना? 9,21,730 पौधे लगाए थे। किसने? असम की गवर्नमेंट ने। लेकिन मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कितने लगाए हैं? तो 11 लाख लगाए। कितने? 11 लाख लगाए हैं। तो इन्होंने 2 लाख ज्यादा लगा लिए असम से भी 24 घंटे में। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर एमपी, दूसरे नंबर पर असम। एक पेड़ मां के नाम का अभियान का उद्देश्य क्या और ये क्या है? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की थी। इस अभियान के तहत सितंबर तक 80 करोड़ या फिर मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। यह पेड़ पूरे देश में व्यक्तियों, संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों या फिर केंद्र और राज्य सरकार के जो विभाग है उनके द्वारा या फिर स्थानीय निकायों के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। एक ऐप है, उस ऐप पर क्या होता है, अपना जो आपने पेड़ लगाया उस पेड़ की बकायदा फोटो खींचनी होती है अपने साथ, पेड़ के साथ, और उसका भी थोड़ा बड़ा बड़ा करते हुए उसकी फोटो निकालनी होती है, तब जाके अपलोड करनी होती है उस ऐप के माध्यम से। ठीक है, स्पेन ने यूरो कप जीता। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर्स की। स्पेन ने यूरो कप जीता, इसके बारे में समझते हैं। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीता है। तो स्पेन ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया है और यूरो कप को जीत लिया है। फाइनल मुकाबले का जो आयोजन है वो बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में किया गया था। स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। स्पेन का चौथा यूरो कप है। अगर एग्जाम में आए तो स्पेन कौन सा? चौथा यूरो कप है। स्पेन इससे पहले 1964, 2008, 2012 और अभी वर्तमान का 2024 में जीत चुका है। यूरो कप की बात किया 17वां संस्करण है। इस आयोजन का जर्मनी में किया जाता है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और इसमें 24 टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। यूरो कप की बात करें तो इसे UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। इसका जो आयोजन है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत 1960 से हुई थी और इसे हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। किसको? यूरो कप को। स्पेन ने सबसे अधिक 4 बार यूरो कप को जीता है, जर्मनी ने 3 बार यूरो कप को जीता है। तो स्पेन ने 4 बार और जर्मनी ने 3 बार यूरो कप को जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। बीएसएनएल के नए सीएमडी बने हैं रॉबर्ट जे रवि। अब इनके बारे में तो समझेंगे, लेकिन हम बीएसएनएल के बारे में समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आपको पता होगा इस समय बीएसएनएल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और टॉप पर चल रहा है, और इसके जो प्लान हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि जियो ने अपने प्लान बढ़ा दिए तो जियो से लोग मूव कर रहे हैं बीएसएनएल की ओर। तो हम इसको समझते हैं नए सीएमडी जो बने हैं। तो हाल ही में रॉबर्ट जेरॉर्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका शॉर्टकट में बीएसएनएल कहते हैं, उनके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। इससे पहले रॉबर्ट जेरॉर्ड रवि 6 वर्षों तक बीएसएनएल में अतिरिक्त महाप्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में ये दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। कौन? रवि जी। ये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई में सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो जो दूरसंचार का नियामक प्राधिकरण है उसके सलाहकार के रूप में भी यह कार्य कर चुके हैं। हम बीएसएनएल की बात करें, सबसे पहले तो ये समझो बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वी से होता है भारत, एस से होता है संचार, एन से होता है निगम और एल से होता है लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है।
हम समझते हैं कैसा एक उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र की संचार कंपनी का इसको उपक्रम कहते हैं, मतलब कि साधारण भाषा में बोले तो गवर्नमेंट कंपनी है। दूरसंचार सेवा प्रदान करती है, मतलब कि ये नेटवर्क प्रदान करती है। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के स्वामित्व में यह कार्य करती है। इसका गठन 15 सितंबर 2000 को किया गया था। कब? 15 सितंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर की बात की कहां पर है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में संसद भवन है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, वहीं पर बीएसएनएल का भी हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और आज की हमारी अंतिम है चांदीपुरा वायरस। अब ये चांदीपुरा वायरस क्या, इसके बारे में तो समझेंगे, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम नट लर्निंग है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नट लर्निंग ऐप। हमारी 4000 वीडियो की क्वेश्चनों की वीडियो आ रही है। इस पर हम 4 सब्जेक्ट की कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं 1000 के प्रश्नों पे, जिसको हम बना चुके हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद हमारी हिस्ट्री की आएगी, और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी की आएगी, और पॉलिटी के बाद साइंस की आएगी। तो 1000 क्वेश्चनों की वीडियो होगी। इसमें से हमारी 1000 पहली वीडियो आ चुकी है ज्योग्राफी की। अब इसके बाद हमारी हिस्ट्री की आएगी। तो चांदीपुरा वायरस की बात करें तो गुजरात में चांदीपुरा वायरस को, गुजरात में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है चांदीपुरा वायरस का। तो कहां पर होगी? गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। चांदीपुरा वायरस के बारे में समझें तो चांदीपुरा वायरस फ्लू से लेकर दिमागी बुखार जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इस वायरस को पाए जाने के कारण इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। तो 1965 सबसे पहले कहां देखेगा? महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इसको देखा गया था। यह वायरस रेविडो विरडे कुल परिवार का है, जो कि आरएनए वायरस है। क्या है? आरएनए वायरस है। यह मुख्यतः सैंड फ्लाई मक्खियों में, किलनी टिक में और मच्छर और मक्खियों से फैलता है। मुख्य रूप से 9 महीने से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको वह सर्वाधिक प्रभावित करता है। और इसके लक्षण की बात किया तो बुखार आना, दस्त आना, उल्टी आना, मस्तिष्क में ज्वर आना और सिरदर्द होना, ये इसके क्या है? लक्षण है। वर्तमान में इस वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण इसे और भी खतरनाक माना जा रहा है। मच्छरों, मक्खियों और कीटों से बचाव का एकमात्र सुरक्षा इस जो बीमारी है, इस वायरस है, इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो ध्यान रखना है, अपने बच्चों को 9 से 14 वर्ष तक के बच्चे इनको मच्छर, मक्खियों और कीड़ों से बचाव करना है। तो आज यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की है। उम्मीद है आपको सारा चैनल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारा ऐप भी अपलोड डाउनलोड कर लिया होगा। आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बनकर बहुत बहुत धन्यवाद।